हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का जीएस पॉइंट में। गाइज, आज हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। जैसे पृथ्वी गोल होती है, सेम ऐसे ही हम ग्लोब को पृथ्वी मानकर चलते हैं। तो ग्लोब को हमें समझने के लिए हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। तो चलिए गाइज देखते हैं ग्लोब के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रा कर रखे हैं एक ग्लोब। बिल्कुल ये सेम पृथ्वी का ही नमूना होता है ग्लोब। तो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, तो इनमें जो तिरछी लेटी हुई रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, जिनको हम इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री अक्षांश होती है, जिसका नाम होता है विषुवत रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। गाइज, विषुवत रेखा इस ग्लोब को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, या कहें पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और इसके ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश से नीचे 90 अक्षांश खींचे गए हैं और ऊपर भी 90 अक्षांश खींचे गए हैं। इस प्रकार से कुल 180 अक्षांश होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और जो महत्वपूर्ण हैं समझने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे। पहली जो महत्वपूर्ण रेखा है वो है 23.1/2, 23.5 डिग्री पर नॉर्थ में, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तेईस सही 1/2 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। सेम इसी पोजीशन पर 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश में अगर बात करें तो मकर रेखा है। मकर रेखा से और नीचे 66 सही 1/2 66 सही 1/2 साउथ, जिसे हम अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और उत्तर में 66 सही 1/2 नॉर्थ का जो सर्किल है उसे हम आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। गाइस, परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं अक्षांश रेखाओं से, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। तो ये सभी जगह समान होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी होती है 111 किलोमीटर। ध्यान रखना है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। टोटल 0 डिग्री अक्षांश से नीचे 90 अक्षांश, इसी प्रकार 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर 90 अक्षांश, 90 और 90 180, और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा को भी अगर जोड़ लें तो कुल मिलाकर 180 अक्षांश होते हैं। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में सबसे अंतिम अक्षांश होता है वो ध्रुव, वो अक्षांश ना रह करके वो एक छोटे पॉइंट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव करें और नीचे साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, तो ये अक्षांश, सपोज करिए कि जब ग्लोब में ये अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जब जाती हैं या नीचे की ओर आती हैं तो ये छोटी होती जाती हैं। इनकी जो रेडियस है वो कम होती जाती है और अंत में इनकी रेडियस बिल्कुल कहें तो शून्य हो जाती है, और वो शून्य पॉइंट होता है ध्रुव, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो अगर हम 2 ध्रुवों को हटा दें तो 179 अक्षांश बचते हैं। बट कहीं कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो वहां पर ऑप्शन 180 दे देता है या 181, तो वहां पर हमें 181 ही टिक करना है। अगर 179 दिया है, 181 नहीं दिया तो 179 टिक करना है, क्योंकि ये 2 अक्षांश जो होते हैं ये ध्रुव, ये 0
पॉइंट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ये सर्किल नहीं बचते, इसलिए वहां पर 179 सही हो जाता है। बट अगर ये 179 नहीं दिया है, 181 दिया है, तो 90 नीचे के अक्षांश और 90 ऊपर के अक्षांश और ये एक 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, इन दोनों को मिलाकर के 181 डिग्री अक्षांश यानी 181 अक्षांश रेखाएं बन जाती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। गाइज, ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उनका मुख्य काम है पृथ्वी को तापमान के रूप में डिवाइड करना। जो तापांतर है, ये अक्षांश रेखाएं तापांतर को बताती हैं। अभी हम आगे चल के इसको और डीपली पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा सा देशांतर रेखाओं के बारे में समझ लेते हैं। जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई हैं, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, ग्लोब पर खड़ी हुई जो रेखाएं खींची गई हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश रेखा की जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर जो कोणीय दूरी खींची जाती है, कोणीय दूरी, सपोज करिए कि अगर ये ग्लोब है और इस ग्लोब में ये पृथ्वी का जो केंद्र है ये है और इसको हम आधार मान लें विषुवत रेखा को, इसके बाद जो हम ऐसे करके केंद्र मान करके यूं कोणीय दूरी खींचते हैं, ये हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है, अक्षांश दूरी। लेकिन जो देशांतर के साथ होता है उसमें यह होता है कि वो उसका जो पॉइंट होता है वो ध्रुवों से ही शुरू होता है, उसके लिए अलग अलग रिंग्स नहीं होते, लेकिन इसके लिए हर एक का रिंग अलग होता है। आप किसी भी अक्षांश के बीच की दूरी नाप लीजिए, चाहे वो ध्रुव से, चाहे इसको नाप लीजिए, चाहे जोन से भी नाप लीजिए, वो आपको 111 किलोमीटर ही मिलेगी। लेकिन देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाएं एक पोल से शुरू होकर के दूसरे पोल में जाकर के खत्म हो जाती हैं और ये दोनों सिरों पर बिल्कुल मिली हुई होती हैं। जैसे जो चुंबक की जो रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय रेखाएं यूं करके ऐसे मिल जाती हैं, यानी कि दोनों को जैसे अगर हम खींचें, अगर देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिलती हुई रहती हैं। आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। देशांतर रेखाओं में टोटल कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब चूंकि हर देशांतर रेखा लगभग पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जबकि अक्षांश रेखाओं के साथ ऐसा नहीं है। अक्षांश रेखाओं में केवल विषुवत रेखा ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन देशांतर रेखा, हर देशांतर रेखा बराबर है। हर देशांतर रेखा की त्रिज्या, रेडियस बराबर है, उसकी परिधि बराबर है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के साथ ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं अगर विषुवत रेखा है तो उसके नीचे की ओर ऐसे ऐसे करके अगर रिंग पे रिंग नीचे आते जाएंगे, रिंग पे रिंग, तो वो कम होते जाती है, उनकी रेडियस कम होती जाती है। ऐसे अगर अक्षांश रेखा के ऊपर आप उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं, रिंग बाई रिंग, रिंग बाई रिंग, सपोज करिए कि किसी गेंद के ऊपर छोटे छोटे अगर आप छल्ले डाल रहे हैं तो ऊपर आते आते जिस उस छल्ले की जो त्रिज्या होगी ना, वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी और वही शून्य का जो पॉइंट है वही उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के विपरीत जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। देशांतर रेखाओं में प्रत्येक देशांतर रेखा बराबर होती है, उसकी त्रिज्या बराबर होती है और वो हर देशांतर रेखा पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। यहां पर ध्यान देना है, देशांतर रेखा, क्योंकि अब हर देशांतर रेखा लगभग बराबर है, लेकिन इसी चीज के निवारण के लिए यूके पे एक शहर है ग्रीनविच, आपको ये यूके दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यहां पर एक शहर है ग्रीनविच से जो ये हमारी इमेजिनरी लाइन देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड निकली है, उसको हम 0 डिग्री देशांतर मान के चलते हैं। आपने पढ़ रखा होगा ग्रीनविच या प्रधान माध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर कहां से गुजरती है, तो ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच एक सिटी है, यूनाइटेड किंगडम में पड़ती है, तो हम 0 डिग्री देशांतर उसी को मान के चलते हैं। उसके दाहिनी ओर 180 देशांतर हैं, उसके बाईं ओर भी 180 देशांतर हैं, कुल मिला के 360 देशांतर हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी में समय और तारीख निर्धारित करने के लिए बनाई गई हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी में तापमान को निर्धारित करने के लिए
इनका निर्माण किया गया है। आपको ध्यान रखना है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है ग्रीनविच रेखा, उसके ठीक 180 डिग्री पीछे, जिसे हम 180 डिग्री देशांतर कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इसमें देशांतर जो होती है, देशांतर में क्या होता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जिस प्रकार से प्रत्येक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, सेम उसी प्रकार से विषुवत रेखा पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, वो होती है 111.32 किलोमीटर, लगभग अक्षांश रेखा के बराबर ही। बाकी जगह पर ऐसा नहीं है, वहां पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, लेकिन विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर है। यह आपको दिमाग में रखना है अपने। इसके बाद 180 डिग्री, यानी कि जितने एक देशांतर चलने पर 4 मिनट, हर देशांतर चेंज करने पर 4 मिनट का अंतराल मिलता है समय पे, 4 मिनट का। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय समय जोन या प्रधान माध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से जो भारत का जो समय जोन है वो 82.5 डिग्री पर निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री को आप जब 4 से मल्टी करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो उसमें जो मिनट आएंगे, मिनट को जब हम 60 से डिवाइड करके घंटे बनाएंगे तो 5 घंटे 30 मिनट बनता है। आप करके देख लीजिएगा, 360 गुणे 4 करेंगे तो 1440 बनेगा। 1440 को जब आप 60 से विभाजित करेंगे तो 24 आता है, यानी 24 घंटे, 24 घंटे का टाइम। तो वही है कि देशांतर रेखाएं समय के लिए हैं, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, और 15 देशांतर अगर आप चले गए तो 15 चौको 60, 1 घंटे लग जाते हैं। तो जो भी समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखाओं से होता है। तिथि का निर्धारण 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि साइबेरिया बेरिंग जल संधि के पास से गुजरती है, अलास्का, रूस और अलास्का के बीच से। अगर आप तिथि रेखा के उस पार हैं तो 1 डेट पीछे हैं, इस पार हैं तो 1 डेट आगे हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तिथि बताती है, देशांतर रेखा समय के निर्धारण के लिए है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे इसी पर अक्षांश रेखाओं का जो तापक्रम है। अक्षांश रेखाएं जो कि तापक्रम के निर्धारण के लिए बनाई गई हैं, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं से जो तापक्रम का निर्धारण होता है उसे हम देखेंगे कैसे। ये ग्लोब था। अब हम आते हैं मैप में, वर्ल्ड मैप, जो कि हमारा 2D में है, 2 डायमेंशन। हम बात कर रहे थे 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा की, और मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, इनके बीच में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, गर्मियों में हम इंडिया को सपोज करके चलेंगे, इंडिया को, भारत को। जून के महीने में एक तारीख होती है 21 जून। भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा पर सूर्य जून के महीने में 21 जून। तेईस सितंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर। ये डेटें आपको हर बुक में कहीं कहीं अलग भी मिल सकती हैं। ये आप मान के चलिएगा, आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर 22 दिसंबर है, तो किसी और पुस्तक में ये आपको 21 दिसंबर भी मिल सकता है, या यहाँ पर 22 जून भी मिल सकता है। यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो आप इसको देख कर चलिएगा अपने हिसाब से, बट लगभग यही होता है स्टैंडर्ड। भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, लेकिन जो सूर्य की जो गति होती है इधर उधर, जो पलायन करता रहता है, जिसे हम उत्तरायण या दक्षिणायन बोलते हैं, अगर सूर्य जून के महीने में कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब सूर्य उत्तरायण में है। क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध है। लेकिन
आपने कभी कभी एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि कहाँ पर क्रिसमस डे, जो क्रिसमस होता है वो गर्मियों में मनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियाँ कब होती हैं? दिसंबर जनवरी के महीने में, और क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। लेकिन हमारे यहाँ तो सर्दियों में मनाया जाता है, बट गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? तो आइए आज ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, लेकिन धीरे धीरे करके सूर्य दोलन करता हुआ विषुवत रेखा की ओर जाता है। और जून के बाद आने वाली जो तारीख होती है वो होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और सितंबर के महीने के बाद दोलित होता हुआ 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब आप देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो मकर रेखा पर पड़ता है। तो अगर सूर्य दिसंबर के महीने में 22 तारीख को लंबवत चमक रहा है मकर रेखा पर, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर गर्मी पड़ रही होगी। अगर सूर्य लंबवत चमक रहा है तो गर्मी होगी, तो गर्मी है तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा गर्मियों वाला सिस्टम, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने में गर्मी पड़ रही होगी। तो अब इसके बाद क्या होता है? दिसंबर से पुनः सूर्य उत्तरायण की ओर दोलित होता हुआ गति करता है ऊपर की ओर। शुरू होता है दिसंबर से, और आने वाली 21 मार्च को सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। और मार्च के महीने के बाद सूर्य पुनः जून के महीने में 21 जून को पुनः कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और जून के बाद पुनः विषुवत रेखा की ओर चलता है। और ये सर्कल हमेशा चलता रहता है। 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, 23 और सितंबर और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। दिसंबर के महीने में 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। गाइज आई होप आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आ होगा। एक बार रिकॉल कर लेंगे। सीधी सी बात है, भारत में अगर भारत के सापेक्ष में देखें तो भारत में गर्मियां जून में होती हैं। मई जून के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है भारत में। उस टाइम पर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। इसके बाद गति करता हुआ विषुवत रेखा की ओर जाता है। जून के बाद आने वाला महीना होता है सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। क्योंकि विषुवत रेखा पर गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि 2 बार लंबवत चमकता है। लेकिन कर्क और मकर पर 1 बार ही लंबवत चमकता है, 1 वर्ष में 1 बार। लेकिन 1 वर्ष में 2 बार कहां पर? विषुवत रेखा पर। 22 दिसंबर के बाद पुनः मार्च के महीने में विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यह सर्किल हमेशा चलता रहता है। इसी सर्किल से तापांतर, पृथ्वी पर तापमान का, और जो ताप पेटी हैं, ताप बेल्ट हैं, जो टेम्परेचर की जो बेल्ट है, उनका निर्धारण होता है। चलते हैं 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये बेल्ट है, इसको हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो ये पेटी है, बेल्ट है, इसको अगर बात करें, कर्क रेखा से 23.1/2 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो बेल्ट है, उसे हम उष्णकटिबंधीय बेल्ट है। इसे हम उष्णकटिबंधीय बेल्ट के नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी कि यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, लेकिन 23.1/2 उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से लेकर 66.1/2 उत्तरी अक्षांश, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच की दूरी, जो बीच की बेल्ट है, और मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्किल के बीच की जो दूरी है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण यानी शीत धन उष्ण, यानी यहां पर सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, यहां पर दोनों मिलता है। शीतोष्ण कटिबंध। आर्कटिक वृत्त 66.1/2 उत्तर से लेकर के 23.1/2 उत्तर, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच की जो बेल्ट है शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि
कर्क रेखा पर अगर जून के महीने में सूर्य लंबवत चमक रहा है तो थोड़ा बहुत ये बेल्ट गर्मी भी प्राप्त करती है। लेकिन मकर रेखा पर अगर दिसंबर के महीना पर सूर्य लंबवत चमक रहा है तो जो अंटार्कटिक सर्किल है उधर का जो एरिया है वो थोड़ा बहुत गर्मी प्राप्त करेगा। लेकिन जैसे ही सूर्य कर्क रेखा की ओर आ जाएगा इधर शीतलहर शुरू हो जाएगी, इधर ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। अंटार्कटिका का किनारा है तो यहाँ पर सर्दी आ जाएगी। यही हाल इधर है, अगर इधर साइबेरिया है, इधर अगर सूर्य दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है तो इधर सर्दी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों होती है। तो 66/1/2 आर्कटिक जो सर्किल है और कर्क रेखा के बीच का जो बेल्ट है इसे हम शीतोष्ण, शीत धन उष्ण, यानी कि यहाँ पर गर्मी भी है और सर्दी भी है। और अंटार्कटिका में जो हमारा अंटार्कटिक सर्किल है और मकर रेखा इसके बीच का जो बेल्ट है यहाँ भी शीत धन उष्ण, शीतोष्ण बेल्ट के नाम से इसे भी जानते हैं। गाइज यहां तक अगर समझ में आ गया है, अब आगे देखेंगे आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल से उत्तरी ध्रुव तक यानी 66/1/2 उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक जो बेल्ट है वो शीत कटिबंध के नाम से जानी जाती है। शीत कटिबंध यानी कि प्योर सर्दी, वहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है, वहां पर शीत कटिबंध है। 66/1/2 दक्षिणी अक्षांश यानी अंटार्कटिक सर्किल से नीचे दक्षिणी ध्रुव तक का जो बेल्ट है उसे हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो ये बेल्ट आपको दिख रही होगी, ये बेल्ट, ये दक्षिणी ध्रुव से 66/1/2 साउथ की जो बेल्ट है ये है शीत कटिबंध, और ये मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्किल के बीच की शीतोष्ण। ये शीत और ये शीत, ये शीतोष्ण, ये शीतोष्ण, और ये बीच की है उष्णकटिबंधीय बेल्ट। यानी जहां पर सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकेगा स्वाभाविक सी बात है वहां पर गर्मी पड़ेगी, गर्मी यानी उष्णकटिबंध। लेकिन जहां पर थोड़ा सूर्य लंबवत चमकता है 6 महीने सर्दी यानी कि लगभग शीतोष्ण। लेकिन जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, बर्फ से ढका रहता है वो इलाका हमेशा, वो शीत कटिबंध। गाइज आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल करेंगे। ग्लोब, ग्लोब के बारे में हमने क्या पढ़ा? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। इसको समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को माना है। ये इमेजिनरी रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ठीक नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ऊपर उत्तरी गोलार्ध। 90 डिग्री अक्षांश, ठीक नीचे भी 90 अक्षांश, टोटल 180 और 10 डिग्री 181 हो गए। लेकिन ध्रुव जो होते हैं वो सर्किल नहीं, वो पॉइंट के रूप में चेंज हो जाते हैं। तो अगर हम इन दो को हटा दें तो 179 बचते हैं। बट अगर आपको ऑप्शन में 179 ना मिले, 181 मिले, कुल कितने अक्षांश हैं ग्लोब पर या पृथ्वी पर, तो अगर आपको ऑप्शन में 181 मिले तो 181 ही टिक करना है। लेकिन अगर 181 ना होकर 179 दिया हो तो घबराना नहीं है। जो ध्रुव होते हैं वो सर्किल ना होकर के पॉइंट पे चेंज हो जाते हैं, बिंदु में, तो आप 179 भी टिक कर सकते हैं। अक्षांश रेखाओं का अध्ययन क्यों किया जाता है? पृथ्वी के तापक्रम को समझने के लिए। अभी आपको बिल्कुल बखूबी बताया गया कि कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय बेल्ट का, कर्क और आर्कटिक के बीच का क्षेत्र है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मकर और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो क्षेत्र है वो भी है शीतोष्ण, अंटार्कटिक और दक्षिणी ध्रुव के बीच का शीतकटिबंधीय है, आर्कटिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है शीतकटिबंधीय है। पृथ्वी पर 3 जो मुख्य रेखा हैं अक्षांश, उनके बीच में जो सूर्य का जो सर्किल चलता है, गति करता है सूर्य, 21 जून कर्क रेखा पर लंबवत, 23 सितंबर और 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत। ये सर्किल हमेशा चलता रहता है लगातार। मकर से दिसंबर के महीने से आया मार्च के महीने में, मार्च के महीने से आया जून के महीने में कर्क पे, जून के महीने से फिर सितंबर के महीने में कर्क पे विषुवत पे पहुंच गया, सितंबर के महीने से फिर दिसंबर के महीने में मकर पे पहुंच गए। ये सर्किल हमेशा चलता रहता है। बस आपको डेट याद रखनी है, हर किताब में अलग अलग मिल सकती हैं, इसलिए ये आप समझ के चलिए कैसे आपको देखना है।
देशांतर रेखाओं के बारे में, प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का एक शहर है, उस शहर के ऊपर से जो रेखा गुजरी है उसे हम अंतरराष्ट्रीय माध्याह्न रेखा या प्रधान माध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी से जो विश्व का समय है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है IST, वो ग्रीनविच रेखा से ही निर्धारित किया जाता है। ग्रीनविच रेखा से अगर आप दाहिनी ओर यानी पूर्व की ओर जा रहे हैं और अगर आप इधर आ रहे हैं 5.5 घंटे, ये टाइम आगे चलेगा और ये टाइम पीछे चलेगा। आगे जा रहे हैं तो वो आगे चलेगा, पीछे जाएंगे तो पीछे चलेगा। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री, इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के पास में एक शहर पड़ता है मिर्जापुर, मिर्जापुर से जो रेखा गुजरी है 82.5 डिग्री देशांतर, वो भारत का मानक समय निर्धारित करती है। और भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है। एक देशांतर जाने पर 4 मिनट के समय का अंतर आता है। चूंकि 0 डिग्री से 82.5 का मल्टी करेंगे, जब 4 से गुणा करेंगे तो 5.5 घंटे का अंतर आएगा। चूंकि टोटल जो देशांतर रेखा है वो है 360 को गुणा जब आप 4 से करेंगे तो 24 घंटे निकलेंगे टोटल। गुणा भाग आप खुद कर लेना, देख लेना। 180 डिग्री 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, जो कि हमारी लगभग यहां से गुजरती है यूके से अटलांटिक महासागर होते हुए, ठीक इसके 180 डिग्री अगर हम इधर आ जाते हैं, सपोज करें ये है 0 डिग्री देशांतर, और ये है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इधर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पीछे एक दिन आगे चलेगा, इधर आने पर एक दिन पीछे चलेगा। देशांतर रेखाएं समय के लिए, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के तापक्रम के लिए। अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, कोई सी भी अक्षांश रेखा हो 111 किलोमीटर, देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी है वो केवल विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर केवल आपको विषुवत रेखा पर मिलेगी और कहीं नहीं। आज का जो सेशन था वो ग्लोब, अक्षांश रेखा, तापक्रम, कटिबंध के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, ग्रीनविच, इन्हीं सबसे रिलेटेड था। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आप इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।